पिछली वीडियो में हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ हमारा क्या कहता है? कॉलम्स लॉ सीधा सीधा हमारा रिलेट करता है इलेक्ट्रिक फोर्स से। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स, जो कि दो रेस्ट पे रखे हुए चार्जेस के बीच में लगता है। वो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन आर बिटवीन द पार्टिकल्स। वो दो चार्जेस जो हैं उन दोनों के बीच में आर सेपरेशन है। जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस आर के स्क्वायर के। ठीक है। देन और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का Q1 का और मैग्नीट्यूड Q2 का होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है। जो एक दूसरे के ऊपर जो ये फोर्स लगाएंगे। अब ये जो फोर्स जो है अट्रैक्टिव होगा जब दोनों के साइंस जो होंगे वो जो हैं अपोजिट होंगे, और रिपल्सिव होगा जब दोनों चार्जेस के साइन जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, सेम साइन होंगे। ठीक है। तो मैथमेटिकली देख लेते हैं ट्राइग्राम के अकॉर्डिंग क्या है हमारा के लिए। तो दो चार्जेस रखे गए हैं Q1 और Q2। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो हमारा क्या है, R है। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या कहा था? पहला पॉइंट ये कहा गया कि जो हमारा फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R स्क्वायर की। ठीक है। देन हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमारा है कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट की। ठीक है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो F जो है किसके इक्वल आ रहा है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। ठीक है। तो अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। ठीक है। देन आगे प्रोसीड करते हैं। के की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम पे। ठीक है। जो दो चार्जेस के बीच में है और यूनिट चूजन पे। तो के जो है हमारा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देन हम आते हैं एप्सिलॉन नोट के ऊपर। एप्सिलॉन नोट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। ठीक है। एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू होती है, अगर इस न्यूमेरिकल फॉर्मूले से हम निकाल लें इसको, तो हमारी आती है 8.85 × 10⁻12, जिसकी यूनिट है हमारी कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो जब हम इन सभी फॉर्मूलाज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर पुट अप कर देते हैं तो हमारा एक कंप्लीट फॉर्मूला आता है जिसे हम क्या कहते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। हमारा क्या है, इफ़ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम, अगर दो चार्जेस को किसी भी अलग मीडियम में रख दिया जाए, कहने का तात्पर्य कि तब दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम ना होकर और ना ही एयर होकर किसी और मीडियम को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, तो फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द मीडियम। अब उस मीडियम में जो बीच में जो मीडियम आया है उसके अंदर क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन प्रोसेस होनी शुरू हो जाएगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्जेस। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज गेट रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर के। अब ये जो फोर्स है, जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आता था ये, ठीक है, अब ये जो है डिक्रीज हो जाएगा किस फैक्टर के द्वारा, के फैक्टर के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है हमारा ये। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू के, जो कि एप्सिलॉन आर के नाम से जाना जाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नोट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इन दोनों की जब रेशो कर देते हैं तो एक हमारा रिलेटिव पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं ई आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। तो जब हमने किसी भी अनदर मीडियम को इन दोनों के चार्जेस के बीच में क्या करवा दिया है, इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो फोर्स की वैल्यू किस प्रकार आएगी, ई जो हमारा इस तरीके से फोर्स की वैल्यू आएगी। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है किसके इक्वल होगा, हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमारी वैक्यूम में 1 होती है, और कंडक्टिंग मीडियम जब हम इन दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस करा देंगे तो वो हमारी हो जाएगी एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है। फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब पढ़ते हैं हम कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में। ठीक है। तो कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म है क्या उसमें, जिसमें हम
कोलम्स लॉ के फोर्स के फॉर्मूले में वेक्टर मीन्स टू से दैट डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करवा दें। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम इसके बारे में। लेट Q1 Q2 बी टू लाइक चार्जेस। दो हमने लाइक चार्जेस लिए हैं Q1 Q2 जो कि प्लेस हैं एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पे हमारा क्या है, ये प्लेस है वैक्यूम के अंदर। R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड R2 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग बताते हैं क्या है ये। हमारा Q1 जो है ए पॉइंट पे लाई कर रहा है, Q2 हमारा किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, बी पॉइंट पे लाई कर रहा है। Q1 के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारा R1 है, Q2 के लिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे सिमिलर चार्जेस हैं, इसी वजह से दोनों दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं। एक तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है हमारा F12 और Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमारा है F21। लेट R21 बी द वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में हमारा R21 वेक्टर लाई कर रहा है, जिसकी हम वैल्यू किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। R21 जो है R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, R आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा दोनों चार्जेस के बीच में क्या है, सेपरेशन है, तो हमने उसको लेट कर लिया है R। R जो है मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम एक R21 की क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे R21 का, तो किस प्रकार होता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो R21 का जब हमने यूनिट वेक्टर निकाला तो वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 रखा है हमने, तो जो कि किसके इक्वल आया है, हमारा R21 माइनस R1 मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। ठीक है, तो इसी प्रकार सिमिलरली हम R12 का भी वेक्टर निकाल सकते हैं, जो कि किसके इक्वल आएगा, R1 माइनस R2। सिमिलर हमारा मैग्नीट्यूड R12 का क्या निकलेगा, R, जो कि हमारा ऑब्वियस ही बात है सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस है। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या आएगी हमारी, मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यूनिट वेक्टर ऑफ R12 भी निकाल सकते हैं, जो कि हमारा क्या है, वेक्टर R12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12, जिसके जो कि किसके इक्वल आएगा, R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब इस वेक्टर फॉर्म को हम कंप्लीटली इंट्रोड्यूस कराते हैं। F21 क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1। दूसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स पहले के द्वारा F21 है। ठीक है, तो क्या हमने फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस कराया इसको, F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और जो डायरेक्शन लग रही है हमारी वो 1 से 2 लग रही है। देख लीजिए आप, F21 के ऊपर जब हमने फोर्स लगाया, F21 के ऊपर जो फोर्स लगा है Q1 चार्ज के द्वारा Q2 चार्ज के ऊपर, तो इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन हमारी ये है। ठीक है, और जो डायरेक्शन हमारी सेपरेशन की है वो किस तरीके से आ रही है, 1 से 2 आ रही है। तो F21 के ऊपर जो पोजीशन वेक्टर होगा वो 1 2 होगा, R12 होगा। तो इसी वजह से हमने जो कैप फैक्टर लिया है वो R12 कैप लिया है। तो इसी हिसाब से F12 जो कि हमारा Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है Q2 के द्वारा, वो जो है किसके अलोंग एक्ट करेगा, 2 से 1 के अलोंग एक्ट करेगा। इसी वजह से हम यहाँ पर जो वेक्टर लेंगे, जो कैप फैक्टर लेंगे, R कैप जो है वो 2 1 लेंगे। ठीक है, तो आगे करते हैं प्रोसीड। ठीक है, तो R12 सिमिलरली क्या है हमारा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप 2 1। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जब R12 कैप है और R21 कैप है, इन दोनों का जब हम क्या करेंगे, नॉर्मली मैग्नीट्यूड देखते हैं, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, पर दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से मैथमेटिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में सेम है पर साइन के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो F12 में जब हमने R12 को पुट किया माइनस साइन के साथ, तो हमने क्या पाया कि जो हमारी फोर्स की वैल्यू है वो इक्वल एंड अपोजिट आई, पर दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोलंबियन फोर्स जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है। ठीक है, तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है, पहले थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय ईच ऑफ द अदर चार्ज। अब जो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया है क्यू, ठीक है, और इसके ऊपर हमारे क्या हैं, बहुत सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं इसके साथ, ठीक है। तो पहला हमारा चार्ज है हमारा Q1 है, यहाँ पर है Q1, और दूसरा हमारा Q2 है, और यहाँ पर हमारा क्या है, Qn है। जो इसके ऊपर जो इंटरेक्शन दे रहा है, Qn जो इंटरेक्शन दे रहा है वो Fn दे रहा है, Q1 जो दे रहा है हमारा, जो कि ये है, ठीक है। Q1 चार्ज हमारा क्या है, ये है, जो कि इंटरेक्ट करने के बाद इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो हमारा क्या है, F1 है। Q2 जो चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो F2 है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कह रहा है, द फोर्स ऑन गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ऑफ द अदर चार्ज। तो कहने का तात्पर्य है जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो सारे के सारे हमारा वेक्टरली ऐड हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट भी है इसमें, क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। इसमें क्या हो रहा है हमारा कि जब हमारे पास ये टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, पर जब Q2 चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अनअफेक्टेड रहेगा Q1 के द्वारा और Q1 के द्वारा, ठीक है। ऐसा कोई भी चार्ज अगर इस फील्ड में आ रहा है, पर जब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स दूसरे के द्वारा लगने के ऊपर, इसके ऊपर जो लग रहा है हमारा दूसरे के द्वारा, वो पहले फोर्स की इंटरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, और तीसरा हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि किसी भी लीनियर वन डायमेंशनल कर्व या फिर एक लाइन पे जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या है, इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग अ वन डायमेंशनल कर्व और अ लाइन। जब एक वन डायमेंशनल कर्व और लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। लाइन चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसमें हमने एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करा है जो कि हमारी क्या है, लैम्डा, जो कि हमारी क्या कह रही है, लाइन चार्ज डेंसिटी है। कहने का तात्पर्य चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ अ लाइन एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये पूरी हमारी एक कर्व है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमने इस पॉइंट पे एक छोटा सा डीएल कंपोनेंट ले लिया है, छोटी सी लेंथ ले लिया है जिसपे कि डी क्यू चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। इसकी ये जो डी क्यू चार्ज है इस लाइन पे, ये क्यू नॉट मतलब टेस्ट चार्ज जो है इसके ऊपर क्या इंटरेक्शन देगा उसके बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो हमारी क्या है, आर है, ठीक है। तो लैम्डा अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है। डी क्यू यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट है चार्ज का, डी एल हमारा क्या है, उसकी लेंथ है। तो जो लैम्डा की क्या हुई है, यूनिट हुई है, वो हमारी क्या हुई है, कॉलम पर मीटर हुई है। चार्ज कंटेन इन अ स्मॉल लेंथ डी एल, ठीक है। तो अब इस चार्ज को हम कैलकुलेट कर रहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। तो डी क्यू किसके इक्वल आया, लैम्डा एल के इक्वल आया है, ठीक है। तो अब इस डी क्यू, ये जो डी क्यू है यहाँ पर, ठीक है, इस डी क्यू के द्वारा क्यू नोट के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन के द्वारा हम ये दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। इंटीग्रेशन जो हमारा फैक्टर होता है, इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट करा देगा हमारा, जो कि एक लाइन के ऊपर, एक कर्व के ऊपर जो टोटल चार्ज जो है वो पूरा की पूरी लाइन इस क्यू नोट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू नोट ड्यू टू एंटायर लेंथ एल, ठीक है। पूरी लेंथ के द्वारा जो क्यू नोट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया जा रहा है उसके बारे में पढ़ रहे थे। एफ एल जो है क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि कॉलम्स लॉ ने दिया था हमें, उसकी फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। एफ एल इज इक्वल टू क्यू नोट जो कि टेस्ट चार्ज है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, जो कि हाँ यहाँ पे जो डी क्यू की वैल्यू है वो हमारी क्या है, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप जो है हमारा क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है कि इस डी क्यू से इस तरफ इंटरेक्ट कर रही है जो, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि लाइन जो है, एक कर्व जो है एक टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रही है, ये उसका कंक्लूजन है। देन हम पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर।
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टू डायमेंशनल सरफेस। दो डायमेंशनल सरफेसिस के ऊपर जब एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वो दूसरे टेस्ट चार्ज के ऊपर किस प्रकार फोर्स लगाते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्यू नोट चार्ज हमने टेस्ट चार्ज लिया है, एक सरफेस लिया है जिसका छोटा सा एलिमेंट लिया है ds, ठीक है, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो dq है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो r वेक्टर है। ठीक है, तो सिग्मा को हमने इंट्रोड्यूस कराया है सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, जो कि क्या डिफाइन कर रही है, जो सिग्मा जो है वो क्या है, सर चार्ज पर यूनिट एरिया है। ठीक है, जो स्मॉल एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूले को डिफाइन कर रही हैं, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। ठीक है, तो इसकी यूनिट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनी है हमारी, कॉलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज कंटेन इन स्मॉल एरिया डी एस, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। और जब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डी क्यू को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो वो किस प्रकार आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद डी क्यू जो है सिग्मा डी एस के इक्वल आ गई है। देन आगे प्रोसीड करते हैं हम। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू नोट ड्यू टू द एंटायर सरफेस, पूरे सरफेस के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा क्यू नोट चार्ज के ऊपर तो किस प्रकार इंट्रोड्यूस हुआ वो, कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ एस जो है क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आया, और पूरे सरफेस के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है सरफेसली, सिग्मा डी एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, आर कैप जहाँ जो कि यहाँ पर डायरेक्शन दिखा रही है। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं हम। अब इसमें क्या होगा, 3 डायमेंशनल सरफेस पे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसके द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसी अनदर चार्ज के ऊपर जो लग रहा है क्यू नोट चार्ज के ऊपर, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो हमारी क्या है, आर है। ठीक है, इसमें हम छोटा सा क्या लेंगे, छोटी सी वॉल्यूम लेंगे जिसे हम डी क्यू डी वी से इंट्रोड्यूस कराएंगे, और उसके ऊपर जो चार्ज है उसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं डी क्यू के द्वारा। ठीक है, इट इज़ अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन। यूनिट जो है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी क्या बनेगी, देखो डी क्यू इज टू रो डी वी। अगर हम इसको क्या कह रहे हैं तो रो का फॉर्मूला किस प्रकार आया हमारा, डी क्यू अपॉन डी वी। तो वॉल्यूम हमारी किस में मेजर की जाती है, मीटर क्यूब में, तो सिग्मा की हमारी जो वैल्यू आएगी, यूनिट की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी कॉलम पर मीटर क्यूब आएगी। ठीक है, चार्ज कंटेन्ड इन स्मॉल वॉल्यूम डी वी, तो चार्ज किस प्रकार निकाला, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। ठीक है, तो अब इस वॉल्यूम के द्वारा, वॉल्यूम चार्ज डेंस डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इस क्यू नोट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। क्या है, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन क्यू नोट ड्यू टू एंटायर वॉल्यूम। ठीक है, तो एफ वी से इसको हमने डिनोट किया है, क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इंटीग्रेट कर दिया है कंप्लीट वॉल्यूम के लिए, क्योंकि हमने वो पूरे के पूरे सरफेस के अकॉर्डिंग लेना है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेना है, तो रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, आर कैप यहाँ पे हमारी क्या दिखा रही है, डायरेक्शन दिखा रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज क्यू नोट ड्यू टू एंटायर वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, तो अब इन सभी के सभी लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज और हमारा वॉल्यूम चार्ज को क्या कर देते हैं, एडअप कर देते हैं टू गेट टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।